बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफ़ी तज्जियाकार जनाब आमिर महबूब साहब और एजाज अब्बासी साहब। आज हम बात करेंगे कि रावलाकोट जलसा जो हुआ था, जो नाकाम हुआ था, जिसमें खाली कुर्सियाँ थीं, उसकी नाकामी का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो दो बड़ी स्टेक होल्डर जमातें थीं, उन्होंने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक पर ज़िम्मेदारी डाल दी है इस जलसे की नाकामी की। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने आज वफाकी वज़रा से मुलाकात की है। इस मुलाकात का क्या अहवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मीरपुर में सरकारी अफसरान ने एहतजाज किया, क्यों एहतजाज किया, इस पर भी बात की जाएगी। और जो टंगी कला रेस्ट हाउस का वाक़या था, फ़हीम रब्बानी साहब और डिप्टी कमिश्नर सुदरुद्दीन मुमताज़ काज़मी साहब के दरमियान जो तनाज़ा हुआ था, जो कहा जा रहा है कि यरगमाल बनाया गया था, उस पर डिप्टी कमिश्नर सुदरुद्दीन ने वजाहत जारी की है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर थी कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एजाज कठाना साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असम्बली हैं, उनकी रिट पर फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हिदायत की है कि वो अपोजिशन लीडर से मशावरत करके जल्द अज जल्द फौरी तौर पर पैनल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए भेजें। अस्सलाम वालेकुम जनाब आमिर महबूब साहब। आमिर महबूब साहब, सबसे पहले हम आएंगे कि नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने आज वफाकी वज़रा से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इस अहवाल के लिए मुतालबा किया है। ये बताएंगे कि ये क्या इनका मुतालबा क्या था और जो वफाकी वज़रा थे उनके साथ उनकी मुलाकात का अहवाल क्या है। शहजाद साहब, गुज़श्ता 72 या घंटे देखें या एक हफ्ता देखें तो ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने नहीं, पूरी आज़ाद कश्मीर की सारी जो क़यादत है वो ना सिर्फ यरगमाल बनी हुई है बल्कि कंफ्यूज भी है। देखें, यरगमाल बनना अलग बात है, मतलब उनकी जानिब से कि किसी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है, वो कंटिन्यूसली उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने अनवारुल हक को और इस सिस्टम को सपोर्ट करना है, लेकिन उसके साथ वो खुद कंफ्यूज हैं। कभी यरगमालियों के हाथों वो उनका बात मान जाते हैं, बाहर निकल के वो और बात करते हैं। ये कोई अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसे मैं इस तरह फील करता हूँ कि उन्हें कोई बड़ी कन्फ्यूजन है उनकी। एक तो ये बात है कि किसी बहुत ही अहम आदमी ने इंकशाफ किया कि उस दिन ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुई वो किसी और जगह हुई, वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं हुई। ठीक है, लोग वहाँ पे नहीं गए, वो लोग, और जिस जहाँ पे गए हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं थे और इन्हें भेजा गया कि आप वज़ीर आज़म के पास जाएं और वो साइफर शाफर वाले पूरी कहानी जो है वो इन्होंने कर दी। अगले दिन जो है वज़ीर आज़म साइफर से खुद मुकर गए और सारा खाता फारूक अहद साहब के गले में डाल के, वो फारूक अहद साहब वो बेचारा ढोल बजा रहे हैं, उधर से जनाब वाला अवामी एक्शन कमेटी और अवाम जो है उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, आगे से वो बुरा भला कह रहे हैं और आमने सामने। इधर शाह गुलाम कादिर साहब और जो बाकी साथी हैं उन्होंने ये कहा है कि फारूक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये फारूक अहद साहब का ज़ाती बयानिया है, मगर ये उनका बयानिया नहीं है। अलहदगी की है, जो फारूक अहद साहब के साथ जो उससे वो अलहदगी का उन्होंने बयानिया आज जारी किया। इससे पहले जो है वफाकी हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज राना सनाउल्लाह साहब और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब से शाह गुलाम कादिर साहब, तारक फारूक साहब, नजीब नकी साहब और बेस्ट इफ्तार गिलानी साहब ने मुलाकात की। चारों बड़े कदावर, संजीदा और कमेटी के मेंबर भी हैं, अहम तरीन लोग हैं, उन्होंने मुलाकात की। और उस मुलाकात में ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान की जो वफाक है उसकी पॉलिसी के हवाले से उन्हें फिर रिमाइंडर दिया कि जो सारी तबाही, सारी बर्बादी और सारे निज़ाम को जो बलिया मेट किया है ये वफाकी हुकूमत की उस पॉलिसी के तहत है जो आपने अनवारुल हक को स्पेस दी हुई है। और उसके ऊपर उन्होंने वक्ती तौर पे ये तो नहीं कहा कि आप अलग हो जाएं इससे या इससे जान छुड़ाएं, लेकिन नहीं, वो कहेंगे ज़ाहिर है उन्हें, वो मैं कह रहा हूँ यरगमाल बने हुए हैं ना, यरगमालियों के पास महदूद से ऑप्शन है। अब उसमें उन यरगमालियों की जानिब से जो कहा गया उन्हें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि जी हम आप जो है बेहतर है कि जी मुज़ाकरात करें। अब फारूक अहद साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करें, हम जूते मारेंगे, ये करेंगे। वो वफाकी हुकूमत अनवारुल हक साहब ने कल उनकी सियासी जमात जो है जिसमें उनके पार्लियामेंटेरियन थे, सीनियर वज़ीर, फ्रंट फुट के प्लेयर हैं ना अनवारुल हक के, क्या कहते हैं वज़ीर दाखिला जो हैं कर्नल वकार नूर साहब, वो और कल अहमद रज़ा कादरी साहब भी मौजूद थे जो उनका इजलास था। उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनको आनी हाथों से निपटेंगे। आज जो इनकी पार्टी पॉलिसी का बयान आया है वो ये आया है कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। ये फिर डबल प्ले कर रहे हैं, पता नहीं अब ये अवाम के साथ हैं, पता नहीं हुकूमत के साथ हैं,
पता नहीं किस वजह से हैं? मेरे ख्याल में दबाव आ रहा है। कंफ्यूज तो इस वजह से हैं, ये रंगमाल बने हुए हैं। इन बेचारों की अपनी जो हैसियत है, वो जो बात करते हैं वो ऊपर पहुंचाते हैं, आगे वो सुनता कोई नहीं है इनकी, वो जाके कहते हैं कि जी फिर वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस लेवल की सियासी जमात जिसकी वफाक में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उनके पास बहुत ज़्यादा अवामी ताकत है, और पीपल पार्टी के आज़ाद कश्मीर में प्रेसिडेंट है, वो सारा कोई इलेक्टेबल है, और वो दोनों सियासी जमातें जो हैं वो अनवारुल हक ने ऐसे ये रंगमाल बनाई हुई हैं कि जी जैसे नेशनल क्या कहते हैं। अब तो ये सूरत हाल है शहजाद राठौर साहब कि हर दौर में आप ये देखें ना कि फातिमा जिन्ना के दौर में क्या कहते हैं कौमी मफाद की और डेफिनेशन होती थी, फिर जो है वो जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो कौमी मफाद की और डेफिनेशन होती, भट्टो साहब के दौर में और थी, इसी तरह जो है बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ के दौर में और वो होती थी। आज ये सूरत हाल है कि कौमी मफाद की जो आज़ाद कश्मीर में डेफिनेशन है वो ये है कि कौमी मफाद से मुराद है अनवारुल हक। अब उससे कितना कौमी मफाद मुतासर हुआ है, या आज़ाद कश्मीर को जो है वो पाकिस्तानियत को कितना नुकसान हुआ, तहरीक आज़ादी कश्मीर को कितना नुकसान हुआ, नजरिया इलाके पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। और कल जो है परसों आपने फौज के नाम पे सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो फिर भी आपने अपना अंजाम देख लिया। मगर नुकसान की आप लिमिट देखें उस शख्स की कि वो जलसे में जाता है, लोग बाहर आ जाते हैं, वो तकरीब में जाता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं, कोई उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। उसके बावजूद इन्होंने ये बयानिया दिया है, लेकिन इस्लाह अहवाल के साथ उन्होंने जो इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया उसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि माजरीन क्या कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शन के ऊपर वो करें। तो उसके बाद शाह गुलाम कादर साहब ने और बाकी सारे लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो फारूक अली साहब का बयानिया है तो हम चाहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात करें। अच्छा एजाज भाई साहब, जैसा कि अमन महबूब साहब ने भी बताया कि यरगमाल बने हुए हैं जो सियासी क़यादत है आज़ाद कश्मीर की, मुस्लिम लीग नून स्पेशली आप कह लें या पीपल्स पार्टी, हम बात अगर करें मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने आज वफाकी वज़रा से मुलाकात करने के बाद ये जो 4 रहनुमा हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, बल्कि एक दूसरे के उलट थी। कल उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ आनी हाथों से निमटने का जो है ना ऐलान किया, और आज वफाकी वज़रा की तरफ से हिदायत आई कि आप मुज़ाकरात करें इनके साथ। तो क्या होगा, क्या अल्टीमेट तो सोल्यूशन वफाकी हुकूमत नहीं देना है जो भी आज़ाद कश्मीर के। ये राठौर साहब असल में जो रावलाकोट का नाकाम जलसा हुआ है उसके बाद ये सारी सियासी पार्टियों ने इस बात का एहसास कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर के लोग तो हमारे पास अब नहीं हैं। हमारे पास जो बची खची जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इस वक्त ताकतवर ग्रुप हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, एस्टैब्लिशमेंट हो या आज़ाद कश्मीर में मामलात, तो कम अज़ कम हम इनको बचाने की कोशिश करें। अब ज़ाहिर है इधर से नाकामी के बाद उनके पास ये अमर साहब ने ठीक बात की है कि यरगमाली बुनियादी तौर पर जब मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी की आज़ाद कश्मीर की क़यादत की बात मरकज़ सुन ही नहीं रहा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी ज़ाहिर है उनको पूरी तरह साथ लेकर नहीं चल रही, हुकूमत में शामिल होने के बावजूद, तो फिर उनके पास क्या रास्ता बाकी बचता है, वो ज़ाहिर है एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं। तो आज यही रिक्वेस्ट लेकर मेरे ख्याल में वहाँ गए हैं, वो उनको पता चल गया था कि आज़ाद कश्मीर में आने वाले दौर में अगर हम अवामी एक्शन कमेटी का सामना करेंगे तो मज़ीद हमारी खजल ख्वारी होगी, रुसवाई होगी, तो इससे बेहतर ये है कि कोई रास्ता निकालें। वहाँ जाकर उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी और उनको तजवीज़ दी अपनी तरफ से कि ये आज़ाद कश्मीर में ये जो मुज़ाकरात हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और अवामी एक्शन कमेटी और जो हुकूमत और सियासी जमातें सामने आई हुई हैं इसका बाइज़्ज़त बावकार हाल यही है कि मिल बैठ कर मुज़ाकरात करें। दूसरे मानों में ये भी बताया होगा कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है, अवामी एक्शन कमेटी तो बार बार ऐलान कर रही है। तो वफाकी हुकूमत ने और जो राना सरावला साहब और जो अमीर मकाम साहब थे उन दोनों ने उनको कहा है कि हम बिल्कुल इस बात की हमायत करते हैं और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम मुज़ाकरात की हमायत करेंगे, हम आपकी मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी करेंगे। अब तो अवामी एक्शन कमेटी ने भी कह दिया 20 के बाद बात होगी 29 को। गोया के दूसरे मानों में नून लीग ने आज वफाकी हुकूमत के सामने दरख्वास्त रखकर अमलन आज़ाद कश्मीर में जो 2 दिन पहले हुकूमत की बयानी के साथ नून लीग ने अपने आप को बिल्कुल जोड़ कर रख दिया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं, आईनी हाथों से निपटेंगे, इनको ये न कर दें कि फारूक अदर साहब तो ऐसी ऐसी खौफनाक तकरीरें कर रहे हैं और वो कि उससे देखकर तो बंदा दंग रह जाता है। माजी में तो वो इसी तरह अवामी एक्शन कमेटी की बातें करते रहे हैं। तो वहाँ से अमलन बरात का उन्होंने ऐलान किया है और वहाँ जाकर उन्होंने ये साबित किया है कि आइंदा अगर इनके बस में हुआ तो ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बयानियों के साथ बिल्कुल नहीं होंगे। एग्जैक्टली यही तनवीर इलियास साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें तो उसमें भी यही मौक़िफ़ लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत से दूर हो गई है, बयानिए की हद तक। हुकूमत में शामिल तो है लेकिन बयानिए की हद तक दूर हो गए हैं।
और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को भी आज़ाद कश्मीर के जो मामलात ख़राब हो रहे हैं इसका पहले भी एहसास था, और आज जो ये मुलाकात हुई है उसमें ज़्यादा है उनको इस बात का, इस हसासियत का अंदाज़ा हुआ होगा। और लगता यही है कि अनवर अल हक साहब अपनी चाल नहीं चल सकेंगे। आज़ाद कश्मीर में आने वाले दिनों में कोई ना कोई पेशरफ्त और बेहतरी के आसार, अपनी चाल चलती नहीं है, उनकी चालें कोई और चलता है, वो तो बस कठपुतली सी है। हो सकता है हम समझने में शायद राठौर साहब गलती कर रहे हूँ। ऐसी सूरत हाल ये नहीं है कोई एक शख्स मुजफ्फराबाद में बैठ कर या कोई एक शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में कोई पूरी वो एक मीनार नहीं होता जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामलात को चंद अफराद के या चंद की शख्सियात के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वहाँ अब पाकिस्तान में एक निज़ाम चलता है, एक पूरी सिस्टम चलता है, दो बड़ी पार्टियों की हुक्मरानी है, उनके पीछे एक फ़ौज बैठी हुई है, फ़ौज की एक क़यादत है। निचली सतह पे के एहलकार अगर कहीं मामलात की को किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं और अनवर अल हक साहब उससे फ़ायदा उठा रहे हूँ, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को लंबी देर तक छोड़ा जाएगा। और वो आज की मुलाकात से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने उससे, और एक ख़ास बात उन्होंने वहाँ फारूक अदर साहब ने, अपने शाह गुलाम कदर साहब ने, और उन्होंने तीनों ये बात की है कि फारूक अदर साहब की तरफ से सख्त बयानात जारी हो रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं, इनके साथ रिट यानी आईनी हाथों से निपटेंगे। ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, वो चूँकि हमारे रहनुमा हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी ये है जो हम बयान कर रहे हैं। हम उनसे मुज़ाकरात चाहते हैं और उन्होंने वफाकी हुकूमत का कहा है कि आप रोल प्ले करें। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह इसको फैसिलिटेट। देखिए ना, मुस्लिम लीग नून जिस तरह क्या कहते हैं बेबसी की तस्वीर बनी हुई है, वो उससे कोई ऐसा लगता नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद कश्मीर में कोई ताकतवर जमात के तौर पे रह गई है। और अनवर अल हक साहब ने जिस तरह वो जो उनकी क्या कहते हैं जड़ों में जो बारूद लगाया हुआ था, उस बारूद का जो है वो असरात जो है वो रावलाकोट सामने आए हैं। रावलाकोट खैर बिल्कुल नहीं, नंगे हो गए हैं, लेकिन इनकी जो है सूरत हाल जो है खासी कशीदा है। अच्छा अमर साहब, आपने कल एक खबर ब्रेक की थी टंगी गला रेस्ट हाउस में जो वाक़या हुआ था, डिप्टी कमिश्नर एसपी और दीगर जो सरकारी अफसरान को वज़ीर हुकूमत फ़हीम रब्बानी और उनके जो लोग थे उनकी जानब से यरगमाल बनाया गया था। कल तो कुछ ये कहा गया, इस खबर की तरदीद की गई, कहा गया जी ज़बरदस्ती बिठाया गया। अब यरगमाल और ज़बरदस्ती बिठाने में क्या फ़र्क होता है? ये तो मेरे ख्याल में एजाज भाई साहब के पास था उनका। अच्छा अलग ये मैं जो डिप्टी कमिश्नर सुदरुती, एजाज भाई साहब आपसे चूँकि आपके पास था ये कि सुदरुती के डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ काज़मी साहब ने एक वजाहत जारी की है, उसके हवाले से आप ज़रा अपडेट नाजरीन को दे दें, क्या वजाहत उन्होंने जारी की? मैं अभी वो उनकी वजाहत आपको बेहतर अगर आप कहें, आपके पास टाइम हो तो मैं आपको पढ़ कर सुना दूँ। जी जी। मैंने उनकी वजाहत पूरी तरह बल्कि ध्यान से एक दो बार पढ़ी है। मैंने कहा उसको समझने की कोशिश करें। बुनियादी तौर पर जाती नहीं है, नहीं समझ आ गई है, मुझे तो समझ आ गई है, हो सकता है ज़ाहिर है मेरा मौक़िफ़ जो मैं मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ हो सकता है वो शायद किसी उससे इख्तिलाफ किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर ये जो अमर साहब ने कल खबर दी थी कि उनको दो डिप्टी कमिश्नर साहब और एसपी साहब को यरगमाल बनाया गया है और उनसे तौहीन में सलूक किया गया है, तो इस पर उन्होंने वजाहत जारी की है। और ज़ाहिर जम्मू कश्मीर का नाम तो उन्होंने लिया, लेकिन डेफिनेटली ज़ाहिर है खबर यहाँ से ब्रेक हुई थी। तो जो उनके वजाहत जारी किया उस वजाहत को पढ़ कर बिल्कुल ये महसूस होता है कि ये वाक़ा पेश आया है। हो सकता है जिस तरह अमर साहब ने कहा हो या हमने कहा हो उस तरह ना आया हो, लेकिन ये बात सही है कि ये उनसे मुलाकात करने गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक अखबारों में खबर छपी है जी कि वो उनको डीसी और एसपी को यरगमाल बनाया गया, उनको गालियाँ निकाली गई। ये मुमताज़ काज़मी साहब का बयान है जो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा मैं आपको वो असल में मुझे थोड़ा तलाश करने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अच्छा अमर साहब, इसकी थोड़ी सी तफसील कल के वाक़े की अगर आप बयान कर दें जिस दौरान वो तलाश करते हैं। नेट का थोड़ा सा इशू बन रहा है सारा। एक तो ये बात है कि जो मेरे पास खबर थी वो ये थी कि जब ये वापस आए हैं तो एक जगह टंगी गला या टंकी गला एक जगह है जहाँ पे आके वो रुक गए। तो वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि फ़हीम रब्बानी साहब के जो एक साथी थे उनकी आंख ज़ाया हो गई थी, वो भी बड़े ज़ख्मी थे और शायद वो कोई मेंबर्स वगैरह भी थे किसी जो बंजोसा में लड़ाई हुई, बंजोसा में जो लड़ाई हुई, तो ये एक तस्वीर दिखाई दी जा रही थी कि शायद इन्होंने की है। इनका ये मौक़िफ़ था कि पहले उन्होंने इनके साथ छेड़खानी की, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि ये वज़ीर थे, इनके ख्याल ये था कि इनकी हिफाजत के साथ जो है जलसा गाह तक पहुँचाना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी। तो इंतज़ामिया जो है वहाँ पे नहीं पहुँची और 50-100 गज़ के फासले के ऊपर वहाँ पे चौकी भी थी, वो भी नहीं आए और इन्हें खासा जो है लोगों ने डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से इन्हें वापस आना पड़ा, वापस बलोच आना पड़ा। एक तो ये बात थी। दूसरी ये बात है कि हमारे पास ये इतला थी कि पहले उन्होंने SHO के
उन्हें जो है वो संगीन उन्होंने गुस्से का इज़हार किया, संगीन नताइज की धमकियाँ दी। फिर उसके बाद जो है मसूदुर रहमान साहब कमिश्नर हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को कहा और डिप्टी कमिश्नर मुकर गए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता। लेकिन जब इंसिस्ट किया तो फिर एसएसपी राजा अकमल साहब और वो जो है वो दोनों गए, तो आगे फ़हीम रब्बानी साहब ने उनके साथ भी खासी बदतमीज़ी की। इसमें अगर क्योंकि वो शायद ये बात है कि जी लफ्ज़ जो है वो गाली का वो हुआ है, हालांकि दी उन्होंने, हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने यही कहा है गालियाँ दी हैं, लेकिन बदतमीज़ी की जो है तस्दीक इन अफसरान ने अपने कोलीग्स के साथ सबके साथ कि जी वो कहा कि जी हमारे साथ बहुत ही उसने बदतमीज़ी की। पहले SHO ने बताया कि जी मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और मुझे गालियाँ दी, और उसके बाद इन्होंने कहा ये। अब जिस की तरफ ये जिक्र कर रहे हैं उसमें इन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर मैं अवाम के दरमियान से हट जाऊँ, क्योंकि उधर उनके भी साथी पहुँच गए, तो ये आपका तिक्का बोटी कर देंगे इंतज़ामिया का कि जी आप हमारी हिफाजत ना करें, ये करें वो करें, ऐसी की तैसी हम वो करेंगे। और इस शदीद रद्द अमल के ऊपर ये हुआ कि फिर जब ये अफसरान ऊपर गए, डिप्टी कमिश्नर और SHO, तो जब वो छत पे पहुँचे तो उधर जो है नीचे से इन्होंने कुंडियाँ लगा दी कि आप बाहर नहीं जा सकते। और फिर इन्होंने, जो मेरी इत्ला है, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ रब्ता किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा जी कि मैं वज़ीर आज़म के साथ रब्ता करता हूँ। फिर इन्होंने वज़ीर आज़म के साथ रब्ता किया, SP और DC ने। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं फ़हीम रब्बानी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। उसके बाद ये जब नहीं आए तो फिर एक मौके पे इनके ख़िलाफ़ जो है वो फोर्स तैयार की गई रावला कोर्ट में कि जी इनको SP और DC को रिकवर करने के लिए फोर्स भेजी जाए। अब जो मेरा सोर्स है उसका गलत हो सही। उसके बाद राय साहब अपना शहजाद राठौर साहब के, उसके बाद ये हुआ कि इन्हें जो है वो गए और ये सुबह 4 बजे इनकी जान छूटी। हमने तो जो खबर दी है, जो इन्फॉर्मेशन थी सोर्स की, उसके मुताबिक दी है। जो उन्होंने वजाहत की है उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई 3 घंटे उधर समझाते रहे, वो फितरी था कि उनके बंदे की आंख निकली हुई थी, उन्होंने ये किया वो। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये करने के बजाय अब इनकी टाइमिंग देखें कि ये अपनी मर्जी से सुबह 4 बजे तक उधर रहे हैं SP DC। और अगर SP DC और SHO को अपनी इज्जत अजीज नहीं है तो हमें तो कोई गर्ज नहीं है जी। फ़हीम जो है, फ़हीम सबसे ज़्यादा फ़हीम साहब हमारे अजीज़ हैं, उनके वालिद साहब के साथ बड़ी दोस्ती रही है। फ़हीम हमारे बहुत अजीज़ हैं और मैं ये समझता हूँ फ़हीम बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बड़े वो हैं। उनकी तरफ से मुझे शदीद शिकवा भी हुआ है कि जी ये वाक़या ऐसे नहीं हुआ, आपकी वजह से शायद फैला है। लेकिन जो मुझे इत्तला दी गई थी वो इसी तरह दी गई थी जो हमने दी है। और मुझे इसके अलावा, इंतज़ामिया के अलावा, पब्लिकली में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहा है, और उसमें ये बताया गया है कि किसी जगह पे वो मिस हैंडलिंग जो है वो शायद कमिश्नर मसूद साहब की थी कि उन्हें नहीं चाहिए था कि वो अपने अफसरान को मजबूर करके भेजते। लेकिन वो जो वो उसमें जो कह रहे हैं उसमें भी वो तस्दीक कर रहे हैं। मां सिवाय गालियों के बदतमीजी शतमीजी और ये वो सारे तो बहुत ज्यादा जो है ना, लेकिन वो बिठाई रखा गया उसे। और ये कहते हैं 6 घंटे से ज्यादा। ये मुमताज काज़मी साहब जो DC हैं, उनकी अपनी वाल से जो उन्होंने वजायत की है, सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि फ़हीम रब्बानी वज़ीर हुकूमत ने DC SP को गालियाँ दी हैं और यरमाल में रखा है, इस पर कोई सदाकत नहीं है। बनजूसा का तसादम हुआ, बनजूसा की मकाम पर वज़ीर हुकूमत के काफ़िले के साथ मुकामी लोगों का तसादम हुआ, जिसकी तहकीक ज़िला पुंछ की इंतज़ामिया कर रही है। मैं हमरा यानी DC साहब लिखते हैं कि मैं हमरा SP साहब सीनियर की हिदायत पर वज़ीर साहब की खरीद दरियाफ्त करने उनके पास गया और उनका मौक़िफ़ जाना, कोई गालम गलोज नहीं हुई। मौक़िफ़ जाना, ये गए मौक़िफ़ जाना, लेकिन गालम गलोज नहीं हुई। बनजूसा के वाक़े की तफसील मुख्तलिफ ज़राए से जानकर इल्म हुआ कि एहतिजाज गैर फितरी नहीं है और मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद रात हम वापस आ गए। अच्छा, आगे बड़ी एक ख़ास बात लिखते हैं। वज़ीर हुकूमत ने अपने कारकुनों की तशफ़ी के लिए, यानी फ़हीम रब्बानी साहब ने अपने कारकुनों की तशफ़ी के लिए उनके सामने इंतज़ामिया, सुदनूती और पुलिस पर इल्ज़ामात लगाए हैं, यानी DC साहब पर भी लगाए हैं, यानी मुझ पर भी और SP साहब पर भी लगाए हैं, जिसकी मौका पर हमने वजायत की यानी तरदीद की, क्योंकि वो बखरिया जिला पुंछ की हदूद में दाखिल हुए थे। यानी सुदनूती की इंतजामिया ने अपना पूरा काम कर दिया। सुनकर कि बंदा ठीक होना चाहिए ना। अच्छा, उनकी गाड़ियां टूटी, एक साथी की आंख जाया, उनके साथियों पर तशद्दुद भी हुआ। लिहाजा अपने कारकुनों के सामने जज्बाती जुमले फितरी सी बात है, यानी ये उनको हक हासिल है कि हमारी तौहीन करें, बेशक अपने कारकुनों को मुतमईन करें। ये तस्दीक हो रही है इस बात की। ये वाक़ा सुदनूती में नहीं बल्कि जिला पुंछ की हदूद में पेश आया है। तसादम के बाद जिला पुंछ की हदूद में वापस तराड़खा लाना पड़ा।
इंतजामिया ने माशरती इक़दार का ख्याल रखते हुए तकरीम और दिलजोई की खातर उनसे मुलाकात की है। अच्छा, उनके घर जाकर, और आखिर में उन्होंने कहा कि गालम गलोच कोई नहीं हुई, बात नहीं है, और ये खबरें बेबुनियाद। उन्होंने कहा जी 3 घंटे ने ये समझाने में लगाया है कि हम ये वाकया सनौती की दूध में हुआ है। अभी इस वजह से आप खुद ना लगा सकते ये बात क्या कहती है। दूसरा उन्होंने जो वजाहत की है, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि वजीर ने जो कुछ किया है उसकी वजह से जो बंजोसा में एहतजाज हो रहा है वो फितरी बात है। फितरी नहीं है, फितरी है। मकसद उन्होंने तस्दीक की है कि वजीर ने ज्यादती की है, मगर ये इनका एक अच्छा अमर साहब, एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि अहमद सगीर साहब का एक स्पेशल ब्रांच के एहलकार के साथ झगड़ा हुआ, तो उस पे उनके खिलाफ FIR कट गई, फिर आज तनवीर लियाज साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और अब शनीद है एक के रजीनामा भी उनका हो रहा है या हो गया है या होने वाला है। तो दूसरी तरफ फ़हीम रब्बानी के खिलाफ इस वाक़े की FIR नहीं हुई। क्या ये समझा जाए कि उस वहाँ की इंतजामिया ने ये समझा कि ये तनवीर लियाज मोटी समझी यहाँ से पैसा निकलेगा? कि हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि फ़हीम रब्बानी साहब के खिलाफ FIR हो, लेकिन और हमारा, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर फ़हीम रब्बानी साहब के बंदे की पहले आंख निकाली गई है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आंख निकाली है। अब ये भी तो नहीं ना, इस रियासत में कोई वजीर जो है वो अपने रास्ते में जो है वो कहीं से गुजर नहीं सकता कि जी वो वजीर है या अगर उसने किया है। अगर फ़हीम रब्बानी साहब मौके के, अब डिप्टी कमिश्नर का इल्ज़ाम जो है वो ये लगा रहा है कि जी डिप्टी कमिश्नर ये कह रहा है कि जी इन्होंने किया है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि ये मतलब मैं ये नहीं कहता कि उनका है, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं, अब वो जो उधर सरकारी एहलकार तैनात था वो कपड़ों में क्यों नहीं था? उसे वर्दी पहननी चाहिए थी ना। आप मुझे ये बताएं कि उसे वर्दी पहननी चाहिए थी। अब स्पेशल ब्रांच तो नहीं, स्पेशल ब्रांच का था ही नहीं था ना जी, वो उसका था, जिरगे का था ना। अच्छा, एक तो जनाब वाला, एक उसे वर्दी पहननी चाहिए थी। दूसरी ये बात है, मेरे पास ये खबर नहीं है कि जी ये सुलह हुई है, बल्कि मैंने वो उसमें देखा है कि तनवीर लियाज साहब ने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म के ऊपर भी कहा है, और उसके साथ उन्होंने DIG मीरपुर, DIG पुंछ के वाले से कहा है कि उन्होंने भी कहा है हुकूमत के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मशीर हुकूमत के ऊपर, मशीर हुकूमत कानून आइन से बालातर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं शहजाद राठौर साहब कि एक तो ये बात है कि जी अगर कोई बंदा वजीर जा रहा है, ठीक है, और एक सफ़ेद कपड़ों में कोई बंदा है या काले कपड़ों में बंदा है, उसके मुंह के ऊपर ने लिखा हुआ मैं पुलिस वाला हूँ, वो जो है वजीर को या वजीर के साथियों को रोकता है तो रद्द अमल हो सकता है, चढ़ने नहीं देते। ये जो है मिसमैनेजमेंट है। मैं ये कहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये जो फ़हीम साहब वाला मामला है ये ज़रा संजीदा था कि फ़हीम साहब वज़ीर हैं, अगर उनके साथ जाने वाले बंदे की आंख महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर फ़हीम साहब ने ज़्यादती की है तो फिर ये बात है कि कानून और उससे वो बालातर नहीं है, वो खुद वज़ीर कानून रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हम किसी सियासतदान के या उसके या किसी इंतजामी अफसर के मुखालफत नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कसूरवार वो थे, लेकिन उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि इतना अहमद सगीर का कसूर नहीं है जितना बना के पेश किया गया। आप मुझे बताएं ना कि प्राइवेट कपड़ों में कैसे पहचाना जाए कि वर्दी वाला नहीं है, और यही सूरत हाल है कि इस तरह अगर प्राइवेट कपड़ों में वर्दी वाले पुलिस वाले हिफाजत के लिए मामूर हैं तो वो अगर वो ये तो इतला होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतला होनी चाहिए, और ऐसी जगह पे अगर उन्होंने किया है फिर ये बात है कि अगर कोई पुलिस वाला ये है उसे मकसद अगर वो DFC हैं, DFC जो है वो स्पाई होते हैं बेसिकली, जो है वो या हवलदार और स्पाई के दरमियान में कोई इनके यहाँ पोस्ट है, अगर ये उसके ऊपर है तो आप मुझे ये बताएं कि जी हेड कांस्टेबल टाइप बंदा जो है वो वजीर को जो है या किसी काबीना के मेंबर को गालियां देगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो धक्कम पेल हुई, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो तनवीर लियाज साहब का हुआ, या वो क्या कहते हैं इफ्तार रशीद चुगताई साहब हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ पे गिर गए, नुकसान तो इनका हुआ है ना। अच्छा अमर साहब, एक खबर आई है, खबर ब्रेक करता हूँ मैं कि वफाकी हुकूमत की हदायत पर कल मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया गया है। वफाकी नुमाइंदे भी इसमें शरीक होंगे, सिविल होंगे या फ़ौजी होंगे ये बाद में पता चलेगा। और फैसल राठौर साहब जो है हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे, उन्हें मुजफ्फराबाद पहुँचने की हदायत की गई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात उसी तरह के होंगे जो 12-13 मई को हुए थे और उसके नताइज भी निकलेंगे और 29 दिसंबर की कॉल जो है वो मुअत्तल या मनसूख भी हो सकती है? मेरे पास साहब ये खबर तो नहीं है, लेकिन वो मुझे फिर याद आ जाए 100 जूते और 100 गंडों वाली बात। और फिर मुझे एक जो है ना वो बात याद आती है कि आप गाली दी है, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी गाली दुनिया में
वो आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान के किसी शहरी को ये होती है कि वो गद्दार है, इंडियन एजेंट है और इंडिया से पैसे लेके अपनी कौम और वतन के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशों में मसरूफ़ है। ये गाली दी है हुकूमत ने, और जब ये गाली दी है उस वक्त फैसल राठौर साहब भी मौजूद थे, जो यासीन साहब भी मौजूद थे, ये सारे लोग मौजूद थे। जो यासीन साहब की मौजूदगी में भी उन्होंने ये कहा जी कि हम जो है वो गद्दारों के साथ, ये गद्दार हैं, उन्हें पैसे देते हैं। आपको याद जो यासीन साहब की वीडियो वायरल, बाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्हें जो है ये गाली दी गई और साइफर फारूक हैदर साहब ने लहराया। उसके बावजूद हम ये उस वक्त कह रहे थे कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप ये रखते हैं ना करें, आपका कोई वजन कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जिस दिन आप जो है वो, मैंने कहा था कि इज्तिमाई तौर पे अगर आप सारे लोगों को इकट्ठा करके जलसा कर रहे हैं, ये नाकाम हो गया, सारे नाकाम हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये साइफर समेत कल जब ये मुज़ाकरात के टेबल पे फैसल राठौर साहब बैठेंगे, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बैठेंगे, फैसल राठौर साहब पीपल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से नहीं बैठेंगे, अनवर लाख की काबीना की हैसियत से बैठेंगे, अनवर लाख के मुतबादिल के तौर पर बैठेंगे। और जब ये अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठेंगे उसी वक्त क्या वो इंडिया के एजेंट्स के साथ कि ये एक तो एजेंट्स के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे ना, दूसरी ये है। बात है कि सारा बयानिया साइफर का, सारा बयानिया मुल्क दुश्मनी का, सारा बयानिया फारूक हैदर साहब का, सारा बयानिया एस्टेब्लिशमेंट का कल उसी वक्त दफन हो जाएगा जब ये इकट्ठे टेबल। मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर इसके अलावा कोई बात है कि अगर आप एक तरफ कहते हैं गद्दार है, आप एक बंदे को गाली देते हैं, और वो जो है अगर आप उसके बाद अगर आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं और उनके साथ मुज़ाकरात कर, अब मैं तो वो बंदा हूँ ना, मैं जो आपको बता रहा था काफ़ी दिन पहले से कि मुज़ाकरात हो रहे थे, मुजफ्फराबाद में कंटिन्यूसली मुज़ाकरात हो रहे थे, मेरे पास इतला थी कि बूरबन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक चैनल के ऊपर जो है मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इनके होने या न होने का क्या फ़र्क पड़ता है? इनकी ये जो इतना बड़ा जो सेटअप है उसकी वो सवालिया निशान है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जिस वक्त ये किया है, तो ये जो साइफर वाला बयानिया है, इसके साथ मुल्क दुश्मनी वाला बयानिया है, रा फंडेड बयानिया है, इन्हें एजेंट करार देने वाला बयानिया जो है उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा जिस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर इनके साथ बैठ। अच्छा एजाज भाई साहब, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से या आप कह लें हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा अवामी एक्शन कमेटी पर कि ये रा फंडेड है, सबूत भी पेश किए गए, साइफर जैसे पेश किया गया, इसके अलावा भी बातें की गई। तो आज जाकर जब नून लीग की क़यादत, नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत वफाकी वज़रा से मिली और उन्हें हदायत की, उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप मुदाखलत करें, और उन्होंने मुदाखलत करके ये हदायत की कि मुज़ाकरात किए जाएँ। आज वो मुज़ाकरात की हदायत पहुंच गई है, फैसल राठौर साहब को कहा गया है कि आप मुजफ्फराबाद पहुंचे और इसमें नुमाइंदगी करें आज़ाद कश्मीर हुकूमत की। तो क्या आप समझते हैं कि ये जब बैठेंगे तो अवामी एक्शन कमेटी वाले इनके साथ क्या सलूक करेंगे? कि आपने हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, फिर हमें क्यों बिठाया? राठौर साहब, वैसे भी हम पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में रहते हैं, और पाकिस्तान की जो सियासत है 1960 से लेकर आज तक की आप देखें तो हर दौर में गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट ये सियासी बुनियादों पर ये आज़ाद कश्मीर में भी ये जो साइफर ने लहराया था, ये एक सियासी चाल थी जो इनकी गले पड़ गई, बुरी तरह नाकाम हो गई। इसको आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी कबूल नहीं किया। मेरे ख्याल में अवामी एक्शन कमेटी वालों को ज़्यादा अफजायत की ज़रूरत नहीं पेश आई, लोगों ने इसको हवा में उड़ाकर रख दिया था। तो अवामी एक्शन कमेटी साइफी की बुनियाद पर ज़ाहिर है शिकवे शिकायत ही कर सकती है और कोई सलूक नहीं करेगी। लेकिन ये बात मैं समझता हूँ बहुत हौसला अफजा है कि कल आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों की मौजूदगी में इस बात की इतला आई है कि वो भी होंगे और आज़ाद कश्मीर और उनके दरमियान अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का नुमाइंदा बीच में बैठेगा तो वो एक आप यानी समझें कि वो एक टोकन के तौर पर ही आप उसको कह सकते हैं। पिछली बार भी आज़ाद कश्मीर के मामला हुकूमत पाकिस्तान ने बरह रास्त जब मदाखलत की तो हल हुए। इस बार भी आज़ाद कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी के मामला हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर ही उनकी मौजूदगी में हल होंगे। हाँ, अलबत्ता ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में एक टूटा फूटा जमहूरी सेटअप है, ज़ाहिर है हुकूमत बैठी हुई है, 3 पार्टियों की है, 2 पार्टियों की तो बरह रास्त वहाँ पाकिस्तान में भी उन्हीं पार्टियों की हुकूमत है। तो उन्होंने अपनी इन पार्टियों को फेस सेविंग देने के लिए ज़ाहिर है इनके नुमाइंदों को दरमियान में बीच में डेफिनेटली, और मेरी राय ये है कि इसमें फैसल राठौर साहब के साथ साथ नून लीग का बंदा भी होगा, डेफिनेटली होगा। और इसमें पेशरफ्त के इम्कानात हैं। और ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 29 से पहले ये कभी मामला हल हो गया है। वैसे भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक माहिदा किया हुआ है एक्शन कमेटी के साथ, पहले तो उस माहिदे पर अमल कर दें, तब माहिदे से हटकर जो चंद मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी ने मजीद शामिल किए हैं उस पर बात करके कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है। मुझे काफ़ी दिन पहले एजाज भाई साहब, आप शायद सारे लोग बैठे हुए, जब मुझे
किसी ने बताया था कि जी इनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात चल रहे थे, तो अब ऑफिशियल मुज़ाकरात के लिए 11 रुकनी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त ये कहा गया था कि जो बैक चैनल पे खुफिया मुज़ाकरात हो रहे थे उन लोगों ने 12 मुज़ाकरात जो हैं वो 12 मुतालबात माने जा चुके हैं। अब ये देखना पड़ेगा 38 में से 12 मुतालबात माने जा चुके हैं और इनकी तरफ से 11 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जो मुज़ाकरात करेगी। उसके बाद इन्होंने साइफर वाला इल्ज़ाम लगा दिया और गद्दार होने का और इंडियन एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया अनवर हक साहब ने, जिसकी वजह से जो है वो सारा जो है वो मामला डीरेल हो गया था। अब ये देखना पड़ेगा कि आया वो वहीं से शुरू होंगे या वो 12 मुज़ाकरात माने हुए हैं। अब इशू ये है कि अगर ये सारी जो है अनवर हक किस चीज़ पर खेला, अनवर हक खेला सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कि जो माजरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने के वाले से, वो गलत हैं सही हैं, लेकिन अनवर हक को खेलने का जो जितना मौका मिला, ये जितनी पोलराइजेशन हुई, जितना ये फसाद पड़ा, जितना ये सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया और उसकी आड़ में उसने एक बार फिर जो है सारी सियासी जमातों को जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये रगमाल थी तो ये रगमालियों के ज़रिए जो है वो उसने वो प्ले इस्तेमाल किया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आया जो इनका मेन मुतालबा, एक तो शराफिया की मराहत हैं, जैसे राया कफील साहब भी खबर ब्रेक करते होते हैं या हमारा भी ये मौका है कि अनवर हक जाते हुए इनके साथ क्या करेगा, वो ये करेगा कि जाते हुए 29 महीने तक इन साबिक वज़राए आज़म के जरिए इक़्तिदार में रहे और अब जाते हुए क्या करेंगे कि बकौल अनवर हक साहब के बकौल राया कफील साहब के जाते हुए ये सारी बात खत्म करके चले जाएंगे और ये पीटते रह जाएंगे और इक़्तिदार भी कर जाएंगे। अच्छा आमिर साहब, हम आते हैं जो वज़ीर आज़म अनवर हक को पीपल्स पार्टी की जानब से और मुस्लिम लीग नून की जानब से रावलाकोट जलसे की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। तनवीर इलियास साहब ने आज बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बल्कि उन्होंने रावलाकोट में जल्द एक नया जलसा सिर्फ पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम कराने का ऐलान किया कि हम दिखाएंगे कि पीपल्स पार्टी की ताकत क्या है और ये अनवर हक की वजह से। और नून लीग का भी यही बयान है कि अनवर हक अगर ना आते तो जलसा कामयाब हो जाता। तो आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ऐसा था अनवर हक के आने की वजह से ये? एक तो शहजाद साहब ये दुरुस्त बात है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अनवर हक साहब थे ही नहीं। जब ये डिसाइड किया गया था कि जलसा होना, उस वक्त अनवर हक साहब नहीं थे। अनवर हक साहब के पास ये बाद में गए वो पढ़ने के लिए, वो स्क्रिप्ट राइट था, मैंने जैसे बताया कि जी वो एक ड्रामा था और फारूक हैदर साहब ने वहाँ पे जाके अपने जो है वो फ़न का मुजाहरा किया और वो साइफर लर आया और पढ़ा और ये किया, वो अलग स्टेज था और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो अलग थी, उसमें अनवर हक साहब नहीं थे। अब वहाँ पे ये फैसला नहीं हुआ था कि अनवर हक साहब ने जाना है या नहीं जाना। जब ये ख़त्म, ये 22 तारीख और 21 तारीख के जलसों का ऐलान हो गया तो बाद में सारी सियासी जमातों का, पीपल पार्टी का, नून लीग का और दीगर सियासी जमातों का कंसेंसस था कि अनवर हक जो है वो आज़ाद कश्मीर में नफ़रत की निशानी है और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया भी नफ़रत की निशानी है। तो हमें ये दोनों काम नहीं करने चाहिए, एक इंतज़ामिया नहीं वहाँ पे होनी चाहिए, कमिश्नर नहीं होना चाहिए, कमिश्नर के साथ लोग नफरत करते हैं, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर और बाकी लोग हैं उनके साथ नफरत करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अमनो मान उधर स्टेज पे होंगे तो उन्हें कोई हादसा हो सकता है, वाक़या हो सकता है, स्टेक होल्डर अंदर रहे अपने दफ्तरों में। इसी तरह अनवर हक साहब को इधर रहना चाहिए। अब इशू ये हुआ कि वो अनवर हक साहब ने उधर जाना था तो हमने ये खबर ब्रेक की, जिसके बाद अनवर हक साहब रात को अपने कुछ लोगों के साथ बैठे और उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी मतलब वो आप ज़ाहिर अनवर हक साहब ने देखे ना, अनवर हक साहब ने तो पीपल पार्टी और नून लीग को इस तरह इस्तेमाल किया जिस तरह कोई टिश्यू पेपर को भी इस्तेमाल नहीं करता, और उन्होंने वही किया कि जी इन सारी सियासी जमातों के जरिए बंदे इकट्ठे किए, आखिर पे अपने और 2-3-4 वजीर लेके खुद चले गए उस जलसे में और जलसे में जाके अपनी कवरेज लाइव करा ली और बाकियों के बार जो है वो सारा कुछ ख़त्म करा दिया। 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये बात है कि अनवर हक बार बार इंसिस्ट कर रहे थे और कमिश्नर जो है कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये कहा गया कि शायद अहमद रज़ा कादरी साहब ने, अगर मैं गलत ना हूँ, अहमद रज़ा कादरी साहब हमारे भाई हैं, कि उन्होंने ये कहा कि इंकशाफ किया कि कमिश्नर बार बार मैसेज कर रहे थे। मुमकिन है ये अहमद रज़ा कादरी साहब ना हो, एक वज़ीर में कह देता हूँ, ताकि अगर अहमद रज़ा कादरी साहब नहीं है तो फिर वो बाद में इसके ऊपर नाराज़गी या तरदीद का इज़हार करेंगे। एक वज़ीर ने कहा कि मैंने देखा कि वज़ीर मसूद रहमान जो है वो बार बार कमिश्नर मैसेज कर रहे हैं कि जी आप पहले तकरीर करें और निकलें वरना जलसा जो है वो लोग उठ जाएंगे और ये करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो शो है सारा ये तनवीर इलियास साहब का है, तो तनवीर इलियास साहब से पहले तकरीर करें। अब तनवीर इलियास साहब के लोगों की ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की तकरीर सुन के जाए। वज़ीर आज़म क्योंकि चालाक थे, वज़ीर आज़म ने यह कहा कि जी मुझे जो है आप तकरीर करने दें,
और उसके बाद जो है मैं तनवीर इलियास साहब की तकरीर सुन के जाऊँगा। अब वज़ीर-ए-आज़म ने जो तकरीर की और तकरीर एक गैर ज़रूरी सी तकरीर की और उसमें कोई अवामी एक्शन कमेटी का वो नहीं कहा, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल की बात नहीं की, अवामी एक्शन मुतालबात की बात नहीं की, और पैकेज की आड़ में तो वो गए थे, पैकेज भी जाली निकलेगा ना, वो एक अलग बात है। वो वैसे ही वो ज़बानी पैकेज है ना, ऐसा जिस तरह नहीं कभी कभी ऐलान कर देते तो हमारे दोस्त और बाद में मिलते नहीं है, ये भी इसी तरह का एक पैकेज है कि वो आया पुंछ है, पुंछ डिवीजन के लिए है, किस महकमे के लिए, किसके लिए, वो ताहिर अनवर साहब उन्हें टक्कर गए तो उनके पास फेस सेविंग कोई नहीं रही। अब इन्होंने ये किया, उन्हें इस्तेमाल किया शहजाद राठौर साहब और जलसे से निकल आए। आप ये देखें कि तनवीर इलियास साहब के इन्होंने तकरीर इस हिकमत में, उसके बाद इन्होंने बेतौकीर किया शाह गुलाम कादर साहब को, चौधरी यासीन साहब को, सरदार अतीक साहब को और सरदार याकूब खान साहब को, फारूक हैदर साहब को, कि इन 5 बड़े कदावर लीडरों के लिए आज़ाद कश्मीर वो जलसा का बिल्कुल जो है वो खाली हो गया था। ये हिकमत अमली जो थी वो, और उसमें अगर ये कहें कि 2 बंदे जिम्मेदार हैं तो एक मसूद रहमान कमिश्नर उस जलसे को नाकाम करने के जिम्मेदार हैं, दूसरे अनवर उल हक साहब जिम्मेदार हैं। अब आज क्या हुआ कि तनवीर इलियास साहब ने आज वो खुल के ये बात की कि जी हम ये कह रहे थे कि इसके साथ लोग नफरत करते हैं, इससे ये ना आए, और ये बात तय हो गई थी। अब अगर स्टेज के ऊपर देखें तो स्टेज की बैक साइड के ऊपर भी जितनी तस्वीर लगी हुई थी उसमें अनवर उल हक साहब की तस्वीर नहीं थी और उन्होंने जाना नहीं था, और ये जो बाग और दोनों जलसों में नहीं जाना था। और रावलाकोट जलसे में उन्होंने ये किया कि जी पूरा भरा मजमा लूटने के लिए मैं जाऊँगा और ये करूँगा दिखाऊँगा, और अपनी बहादुरी शादरी दिखाने के लिए 200-300 पुलिस एहलकारों के वो ले के साथ चले गए कि जी ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर उनकी हिफाजत के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और जमात इस्लामी समेत जो है जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के कारकुन मौजूद थे। तो वज़ीर-ए-आज़म को डर खौफ तो था ही कोई नहीं ऐसी बात अपने लोगों में, तो वो उधर अपनी जो है वो दानिशवरी दिखाने के लिए उधर गए। हर तकरीर अच्छी नहीं कर सके, लेकिन उनका जलसा ख़राब करके आ गए, जिसका तनवीर इलियास साहब ने आज बबंगे दोहल का। और आज उन्होंने ये कहा कि हम अपनी पार्टी से बात करेंगे, इस हुकूमत से इलादा हो, ये जो है नफरत की निशानी है, इसके साथ हम नहीं चल सकते, ये हमारी सियासत तबाह कर देगा। उसके बाद आज फारूक हैदर साहब के, शाह गुलाम कादर साहब के हवाले से मैंने देखा, हमारे जो है वो कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं सरदार इमरान आजम साहब, उन्होंने 2 पोस्टें लगाई हैं शाह गुलाम कादर साहब के नाम से कि ये तय हुआ था कि अनवर उल हक जो है उस जलसे में नहीं जाएंगे, और जलसे की नाकामी की असल वजह जो है वो ये है कि अनवर उल हक साहब उधर गए हैं तो लोग जो है अनवर उल हक को पसंद नहीं करते। तो ये अब 2 पार्टी रहनुमाओं की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल पार्टी वालों की तरफ से भी ये आपको तस्दीक आ गई है कि उन्होंने इस जलसे की नाकामी का जो जिम्मेदार है वो अनवर उल हक साहब को करार दिया है। और बज़ाहिर भी यही बात है क्योंकि अनवर उल हक साहब ने ऐसे इक़दामात किए हुए थे और वो जो है उन्होंने इस तरह वो किया हुआ था कि उनके इक़दामात की वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते, और वो जब जलसे में पहुंचे तो लोगों ने आस्ता आस्ता उठना शुरू कर दिया। और जब तनवीर इलियास साहब ने तकरीर की, क्योंकि ये जलसा तनवीर इलियास साहब का शो था बेसिकली, उसके बाद लोगों का जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ऊपर से ये जो आज़ाद कश्मीर में ये जो इतलात देने वाले अदारे हैं उन्होंने क्या किया, महकमा इतलात ने क्या किया कि वज़ीर-ए-आज़म की हद तक जो है वो ज़ाहिर अखबारात को इश्तिहारात देने होते हैं बाकियों को, तो उन्होंने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की खबरें चलाईं और वो सारे का सारा जो है वो यरगमाल बना लिया। और वो मेहनत करने वाले, जस्तजू करने वाले, कोशिश करने वाले वो हैं। सरदार राठौर साहब मैं अभी एक बात फिर कह रहा हूँ कि ये जलसा जो है वो नाकाम जलसा नहीं था। अगर उस जलसे की, एजाज भाई साहब भी देखें, आप भी देखें कि इस वक्त आप उस जलसे की पीक की तस्वीर देखें तो वो जलसा ना सिर्फ ग्राउंड भरा हुआ था, काफ़ी था, बेहतर था, और साथ उसका जो पवेलियन है जिसके ऊपर, मैं ये नहीं कहता लाखों लोग थे, लेकिन 5, 7, 8 हज़ार लोग जो जलसे की कैपेसिटी के मुताबिक थी। लाखों तो वैसे बातें होती हैं, जैसे आज एजाज भाई साहब वो इंटरव्यू दिखा रहे थे कि जी कल उन्होंने कहा जी मैं 1100 कुर्सियाँ लाया था। अब 1100 कुर्सियों पे कल 50,000 बंदे बिठाने का आज़ाद जो है मीर अकबर साहब को हासिल हुआ उस जलसे में, बाग वाले। इसी तरह ये जो जलसा था ये हमारी इतला के मुताबिक 7-8 हज़ार लोगों का जलसा था, उसमें 5-1 हज़ार लोग, 3500 कुर्सियां थी, 5 हज़ार लोग जो है उस ग्राउंड के अंदर उन्होंने बिठाने थे, 1500 से 2000 लोग जो हैं उन्होंने बाहर बिठाने थे। अगर उसकी ऊपर खड़े करें तो 10,000 के करीब लोग आ सकते थे, लेकिन एक कंप्रिहेंसिव वो एक जलसा था। अगर उस जलसे में अनवर उल हक साहब तशरीफ ना लेके जाते या लोगों का इंटरेस्ट कम ना होता, तो एक ऐसा स्टेज था वो जलसे में जब उसका ग्राउंड भी जो है वो तकरीबन फुल था और उसका जो पवेलियन है उसके ऊपर भी 1500 के करीब लोग बैठे हुए थे। वो वो उस वक्त लोगों को ये बात है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत था। अब ये भी गैर जरूरी बात है, मैं आपको बताऊं ना शहजाद राठौर साहब, ये भी एक हिकमत अमली है ना कि आप ये देखें
कि आप कितने लोग पिंडी से जा सकते हैं? नहीं जा सकता ना कोई बंदा। गाड़ियां जो आजाद पतन पुल पे, कह रहा हूं आजाद पतन पुल के ऊपर चौधरी इस्माइल साहब लेके गए जुलूस, अकमल सरगारा साहब लेके गए जुलूस, अकबर इब्राहिम साहब जुलूस लेके गए, वो क्योंकि लोग पंजाब के हल्कों के थे, हो सकता है वो कश्मीरी हो, किसी ने ये तो नहीं ना कहा मैं गैर कश्मीरी हूँ या नॉन कश्मीरी हूँ या मैं कोई वो हूँ। अब वो जो जुलूस लेके गए उनका तो हक था ना, ज़ाहिर है अवामी एक्शन कमेटी ये चाह रही है कि उनकी नशिस्तें खत्म कर दें, वो तो बका की जंग थी। अब वो लोग तो गए हैं, इसके अलावा वो तो नहीं गए। मैं कह रहा हूँ उधर बात इसलिए नहीं कि इनका बयानिया कोई नहीं था ना। अनवारुल हक की सरबराही में हुकूमत आज़ाद कश्मीर में वज़रा जो है या क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग सिर्फ इज्जत बचा लें, ये काफ़ी बात है। उधर इनका बयानिया था ही कोई नहीं। अच्छा अमर साहब, मैं एजाज अब्बासी साहब की तरफ तो इसी मौजू को लेके कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इत्तेहादी जमातें हैं जो कई मरतबा पिछले 2 सालों में ऐलान कर चुकी हैं अनवारुल हक से की हुकूमत से अलग होने का, एक बार फिर वो अनवारुल हक पर सारा इल्ज़ाम लगा के कि जलसे की नाकामी का वो जिम्मेदार है, तो एक बार फिर वो अलग हो रही हैं। तो क्या ये अलग होंगी जैसे तनवीर रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी क़यादत को मशवरा दिया, या फिर वही इनको दोबारा हांग के वापस अनवारुल हक के पीछे लाया जाए? बयानात की हद तक तो लातल की ज़ाहिर है वो पहले भी मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी करती रही है। पीपल पार्टी ने वैसे ज़्यादा नहीं की, नून लीग करती रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमत से बाहर ये अभी तक नहीं निकल सके। और अभी जो इन्होंने नया बयानिया इख्तियार किया है चंद दिन पहले अनवारुल हक साहब के आसपास बैठकर बोल पकड़े साइफर भी इन्होंने लहराया, उन्होंने तो ज़ाहिर है उससे भी अवामी एक्शन कमेटी के सामने जो बात हुकूमत को करनी चाहिए थी वो जंग इन्होंने अपने गले ले ली थी। मैं समझता हूँ कि चलो उससे भी बरात का ऐलान एक दिन के बाद इन्होंने होश आने के बाद कर लिया, इस पर भी कायम रहें तो बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि इनके पास आज़ाद कश्मीरी की हुकूमत से अलहदा होने का प्रैक्टिकली तौर पर कोई इख्तियार है या उसको वो ये प्रैक्टिस कर सकेंगे, एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। जहाँ तक जलसे की नाकामी की बात है, देखें जी, मैं इधर हमने कई वीडियो देखी हैं रावलाकोट के जलसे में, वो वापडा वालों यानी बरक़ियात वालों की गाड़ियाँ रात को झंडे लगाती रही हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए उसमें, और मुख्तलिफ जो बल्दिया वालों की गाड़ियाँ उनमें कुर्सियाँ भर भर के लाते रहे हैं और कोई कराते हैं और ये इस तरह की चीज़ें स्टेज तामीर करते रहे हैं। सरकारी खर्चे पर जलसा हो रहा था, लेकिन बैनर जो लगे हुए थे उसमें वज़ीर-ए-आज़म को फोटो तो कोई नहीं था। अब वज़ीर-ए-आज़म आपको पता है ज़िद्दी आदमी है, ज़ाहिर है जब उन्होंने देखा कि पैसे मेरे मातहत गवर्नमेंट से खर्च कर रहे हैं, इधर उधर से इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये भी अलग बात है। मेरे इस्तेमाल के लिए तो कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि रावलाकोट का जो जलसा है वो पैसे हमने दिए हैं। हाँ, उनके लोग ये कह रहे हैं। नहीं, वाज़ेह प्रैक्टिकल नजर आ रहा था खर्चे सरकारी। लेकिन जी पैसे किसने दिए ये अलग बात है, लेकिन गाड़ियाँ किसकी इस्तेमाल हो रही थी वो सीधी सादी बल्दिया वालों की और महकमा बरक़ियात की गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं जिनमें ये सारे काम किए गए हैं। तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। किराए की गाड़ियाँ खाली पंजाब से लोगों को लेके जाने के लिए इस्तेमाल। किराए की गाड़ियाँ तो ज़ाहिर है वो तो अंडर एंड डील, आपको पता है मुमकिन है मेंबरान असेंबली पर उन्होंने डाला हो कि भाई सीटें आपकी खत्म हो रही हैं तो अपनी बका करनी है तो अपनी हाजिरी डाले, वो तो उनका एक होता है। बाहर से जाने वाले लोगों पर एतराज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि लोग जब ज़ाहिर है इस तरह का इवेंट कामयाब बनाने के लिए वो रास्ता निकलता है तो ऊपर हर बंदे जिम्मेदारी कबूल करता है। लेकिन जो जलसा देखे ना, जो जलसा नाकाम किया है वो अनवारुल हक साहब ने शरारत की है बुनियादी तौर पर। ये इन दोनों पार्टियों को किसी महफिल में उन्होंने यकीनदानी कराई नहीं कराई, लेकिन ये बात जरूर कहीं ना कहीं होगी, वरना तनवीर रियाज साहब या शाह कलमकात साहब ये बात ना करते कि ये यही बात तकरीबन इस बात पर इतफाक हो गया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने जाना ही नहीं है। तो जब जाना नहीं है तो वहाँ इन्होंने इसीलिए वो झंडे वगैरह या वो तस्वीरें नहीं लगाई, तो बाद में ये अचानक पहुँच आए, वहाँ जाकर अचानक प्रोटोकॉल से हटकर इन्होंने पहले खिताब किया। खिताब करने के बाद जब इन्होंने पुलिस को भी इंतजामिया को भी इन्हीं लोगों को लेकर ये वहाँ से बाहर निकले तो फिर किस जलसे ने कामयाब होना था। सब इससे संजीदा बात यह है कि महकमा इत्तलात वाले वज़ीर-ए-आज़म के साथ गए, वज़ीर-ए-आज़म के कुछ मीडिया के लोग साथ गए जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को लाइव दिखाना था, मैं बताता हूं ना, मैं दिखाना था। अब इन्होंने क्या किया, जैसा ही उनका खिताब हुआ वज़ीर-ए-आज़म का उसके बाद उन्होंने माइक उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब तकरीब खत्म। ये मैं कह रहा हूं वो खुद जनाब वाला चादर जैसे इन्होंने ये सारा आजाद की राठौर साहब देखे ना मोंडे के ऊपर चादर रखी, मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा माइक उतरवाया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये जो सियासी पार्टियां हैं जिनका इल्जाम है कि अनवारुल हक साहब पिछले 2.5 साल से हमारे साथ है, वो तर्ज अमल नहीं अपना रहे जो इत्तेहादियों को अपनाना चाहिए, तो फिर क्यों उनके झांसे में ये आए थे? ये न आते ना झांसे में, ये ना झांसे में आते। अब सियासत ये दावा करते हैं 50-50 साल पुरानी इनकी सियासत सारा कुछ है, और एक ऐसा बंदा जिसने कोई लंबी सियासत भी नहीं की 2-2.5 सालों में ज़ाहिर है उसके पास पोजीशन आई, मौका मिला और इन सबको उन्होंने लोगों के सामने
उस बुरी तरह रुस्वा कर दिया है। और ये तो मैं कह रहा हूं ना कि- रावलाकोट जलसे की तो बहरहाल ये बात बिल्कुल तय है कि अनवार अल हक साहब की शरारत की वजह से। लेकिन ये अच्छा। बताओ ना कि मुस्लिम लीग नून को तबाह करना कोई मसला नहीं, कोई और सियासी जमात आ जाएगी, ठीक है जी, अगर पूरी पार्टी को तबाह कर दिया कोई बात नहीं, वो खुद तबाह हुए हैं ना। शौक था ना आसफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, फरियाल साहिबा को और इन सब जिम्मेदारान को कि हमारी पार्टी को तबाह करे। इसी तरह जो है शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को, साग डार को, राना सनाउल्लाह को शौक था ना कि अनवारुल हक हमारी पार्टी तबाह करे, या वो अपनी उन्होंने सियासी जमात जो है वो यरगमाली बना दिए उन्हें, या खुद यरगमाल बने, अपने शौक के तहत बने ना, ये कोई ज़बरदस्ती का सौदा तो नहीं था। उन्होंने कहा हमें हुकूमत दें तो यरगमाल बनाए रखेंगे, चलो ठीक है। आप कोई बंदा जो है वो कहे जी मुझे मेरी हिफाजत करो, हिफाजत की आड़ में यरगमाल बना रहे तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सियासी जमातें तबाह करने के जिम्मेदार ये खुद लोग हैं। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर का निज़ाम तबाह हुआ, जो आज़ाद कश्मीर में लोगों का निज़ाम से एतमाद उठा, जो आज़ाद कश्मीर में जो इसकी जो जिद्दोजहद थी इस्लाफ की कुर्बानियों के बाद आज तक पहुंचा था, वो जो मुतनाज़ा बना और आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को ख़त्म करने की तरफ और सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ जिसकी तरफ आपने निशानी देंगे कि नज़रिया इलाके पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ हुआ, पाकिस्तानियत कंप्रोमाइज़ हुई और जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चली और उसके बावजूद जो अभी उसे उन्होंने नोटिस नहीं किया। अब नोटिस ना करते करते किसी, मैं कह रहा हूँ ना, आपने कठपुतली बिठा दिया, आपने जो है किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे की पूरी उसकी ख्वाहिश का वो एहतराम कर लिया, लेकिन जो आपने पूरे के पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये जो फैक्ट एंड फाइंडिंग वाली बात थी ना शहजाद राठौर साहब, ये नून लीग ने मुतालबा, ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है। अब मेरी बात नहीं समझ रहे ना, वो जिसने मुतालबा के, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में है, उनकी अपनी वफाकी हुकूमत है, वो मुतालबा किससे करते हैं? अमेरिका के सदर से करते हैं, चीन के सदर से करते हैं, प्यूटन से करते हैं, इजराइल के सदर से करते हैं, वो किससे बात करते हैं? वो मुस्लिम लीग नून जब वो मुतालबा करती है तो कोई अजीबो गरीब बात है ना। अब इसहाक डार साहब मुतालबा करेंगे या क्या कहते हैं, नहीं, शाह गुलाम कादर साहब ने मुतालबा किया तो शहबाज शरीफ साहब को बनाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो मुतालबा, उन्हें मुतालबा करना ही चाहिए ना। मगर ये मैं कह रहा हूँ अब ये बात करते हैं निज़ाम लिपेटा जाएगा, वो निज़ाम लिपेटा जाएगा तो फारूक हैदर और शाह गुलाम कादर की मर्जी से लिपेटा जाएगा ना। शहबाज शरीफ साइन करेगा तो सब वो होगा ना, सदर आज़ाद कश्मीर खत लिखेगा तो निज़ाम लिपेटा जाएगा ना। या ऐसे कोई आ जाएगा, कोई बाहर की फौज ने आके कब्जा तो नहीं ना करना आज़ाद कश्मीर में। ये जो है एक ड्रामाबाजी थी। इन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो नुकसान पहुंचाने वाले उस वक्त लोग थे जब अनवारुल हक जब तैनात थे। अब वो पोस्ट आउट हो चुके हैं वो लोग, वही लोग हैं ना जो रावलाकोट में जाके मुज़ाकरात करते रहे। ये जो है आटा जो अब अनवारुल हक ये कहता है ना, अब ये देखें कि जिन लोगों ने अनवारुल हक को फैसिलिटेट किया, अनवारुल हक उनके खिलाफ भी मुहिम चला रहा है और बता रहा है कि जी मैं उनसे डिस्टेंस पे हूँ। अब मैं ये कहता हूँ, ये देखें वो ये जिन लोगों ने पाकिस्तानियत को आज़ाद कश्मीर में कमज़ोर किया, नज़रिया इलाके पाकिस्तान को कमज़ोर किया, पाकिस्तान के नज़रियाती जो रिश्ते हैं उसे कमज़ोर किया, अगर वो जिस मर्जी ओहदे पे थे ना, वो जो भी थे ना, वो अगर किसी वक्त डेफिनेशन करने वाले थे कि आइन में जो है क्या कहते हैं कि इसकी जो है डेफिनेशन कोई करे जी कि नेशनल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन किसी वक्त कर रहे थे, उनसे पूछना चाहिए ना कि नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन तुम ये करके गए हो। वो जो नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने नुकसान पहुंचाया उसकी इंक्वायरी किसी ने नहीं करनी। गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है कभी अवामी एक्शन कमेटी को बांटते हैं, कभी किसको बांटते हैं, कभी किसको बांटते हैं। जो असूल की बात करता है उसे अनवारुल हक जो है उसके कारिंदे और कुछ लोग मिलके जो है वो ये बना देते हैं कि जी ये गद्दार हैं और ये जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट को मैं शहजाद राठौर साहब बताता हूँ कि जो नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान जो है वो 2023 से लेके मई जून तक पहुंचा है। मई जून 2000 पिछले साल तक, नहीं साल 2024 तक, जो पिछले साल तक पहुंचा है। और वहां पे जो लोग तैनात थे, जो लोग उस वक्त तैनात थे, अगर उनका जो है वो मुहासबा कर लिया जाता ना, तो मैं ये कह रहा हूँ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन अगर उनका मुहासबा ना किया गया तो कल जो आएगा वो इसी तरह नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा के चला जाएगा, वो तबाह करके चला जाएगा, उसे कोई पूछेगा नहीं। अच्छा एजाज भाई साहब, अब आते हैं, आज मीरपुर में सरकारी अफसरान ने एहतजाज किया, कमिश्नर साहब खुद जो वहाँ पे सबसे बड़े सरकारी अफसर हैं डिवीजन के, उन्होंने एहतजाज किया। वो क्या एहतजाज था, क्यों एहतजाज किया, कुछ समझ आती है कि वो किसके खिलाफ था? मैंने राठौर साहब मैंने कुछ चंद लोगों से पूछा था कि ये अमूमन तो मुलाजमीन अपने मुतालबात के लिए बाहर आते हैं, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेट DC साहब और कमिश्नर साहब और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल थे, वो क्यों बाहर आए हैं? तो मुख्तलिफ आरा थी। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यही जो मैं अभी आपको DC साहब वो मुमताज़ काज़मी साहब तंगी गला वाक़ा, रात को ये खबर फैली
ब्रेक इधर से हुई, अमर साहब ने की, और तो उस वक्त तशवीश पूरी आज़ाद कश्मीर लहर दौड़ गई, क्योंकि ये डीसी और एसपी जो मैनेजमेंट ग्रुप के बहुत बड़े आदमी होते हैं, जब उनको अगर एक वजीर और उसके लोग यरगमाल बनाएंगे तो फिर तो आज़ाद कश्मीर में रेट ऑफ गवर्नमेंट, रेट ऑफ इंतजामिया और ये इस तरह की चीज़ें तो बेमानी होकर रह जाती हैं। तो उसी वक्त मेरे ख्याल में इसके खिलाफ प्लान बनाया गया कि इसके खिलाफ हम कल मुजाहरा करेंगे, एहतियाज करेंगे। लेकिन सुबह जब ज़ाहिर है डीसी साहब की हिदायत आ गई, उस वक्त चीज़ें बहुत सारी डेवलप हो गई थी ना, तो मुजाहरा जो उन्होंने रखा हुआ था तो वो तो उन्होंने किया, लेकिन ट्यून उन्होंने थोड़ी सी देखी हो, वजाहत ना देखी हो। लेकिन ना सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसर, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट जब मुजाहरे करते हैं तो उनके अल्फाज भी बड़े तरीके सलीके वाले होते हैं, उनकी एलामिया जो होता है वो बड़ा तरीके सलीके वाला होता है, वो इस तरह आसान नहीं होता, वो बड़ी कांट छांट करके वहाँ उसको अगर देखा जाए, वहाँ जो मैंने महसूस किया, उन्होंने मुजाहरा किया बुनियादी तौर पर इस यरगमाल बनने के वाक़े के खिलाफ, लेकिन चूंकि वो कूल डाउन हो गया था काफ़ी हद तक, जब डीसी साहब ने हिदायत जारी कर दी कि हम आ गए थे, वहाँ मुज़ाकरात हो गए, फलां हुआ, तो उन्होंने गोल मोल कर दिया। और उसमें उन्होंने दो टोक ये बात की है कि हमारी तौहीन और इंसल्ट की जा रही है, जिसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। अब इंसल्ट और तौहीन किसने की, देखिए, हाँ जी, नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि किसने इंसल्ट की। अवामी एक्शन कमेटी ने तो उनकी इंसल्ट नहीं की, बयानात उनके जरूर हैं वुज़रा के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, या इस तरह की तौहीन, रद्द-ए-अमल। अब ज़ाहिर है वो हुकूमत के तर्जमान तो है नहीं, हुकूमत के वजीर ने जो हरकत की, मेरे ये मुजाहरा उसके खिलाफ हुआ है। लेकिन आखिर में एक दो फिक्र आलमिया में उन्होंने ऐसे ही शामिल कर दिए जिससे महसूस हो रहा था कि बाद लोग सिविलियन गैर जमहूरी तरीके से मुतालबात करके आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे एक तासर उभर रहा था कि जंज और डोली दोनों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की है, और अवामी एक्शन कमेटी को थोड़ा बहुत आज़ार है उनके खिलाफ भी किया है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह मुजाहरा रखने का मेरी नुक्ता नज़र ये है, और मैंने जो मालूमात की है ये इस वाक़े के खिलाफ था, लेकिन चूँकि वाक़ा उससे पहले काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, कूल डाउन हो गया, चीज़ें रुख बदल गई, तो फिर उन्होंने आकर उस वाक़े को भी दबे लफ्ज़ों में अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, और फिर अवामी एक्शन कमेटी को भी नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने, और गोलमोल कर दिया, और एक अच्छा खासा मुजाहरा किया उन्होंने जनाब, उस पर ठीक ठाक लोग शामिल थे। वैसे इतना थी कि ये जो उन्होंने मुजाहरा किया वो पाकिस्तान के हक में किया, पाक फौज के हक में किया, और जो उनका तरीकाकार होता है वो पहले जैसे हमने कॉलेज लाइफ में नारा तकबीर तो लगाना पड़ता है ना, फिर पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज की हिमायत में करते तो बुनियादन महसूस आज 6 महीने पहले हो, तो उस वक्त बात है, चलो उन्हें अभी पता लगा होगा, शायद अब मुझे अभी पता लगा है पाकिस्तान जंग जीता है, तो उसमें वो तो कुछ ना कर सकते बेचारे। लेकिन ये जो किया है, एक तो ये बात है, ये मुजाहरा सिंबॉलिक मुजाहरा था, उसमें ये दोनों ही चीज़ें थी। अब जो तौहीन है, एक तो ये बात है कि अवामी एक्शन कमेटी वाले भी मेम्बरान असम्बली और शराफिया की ये जो बात और तौहीन करते हैं, ये वुज़रा जो है ना, ये प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं, रात अंदरूबी साहब ने कहा था कि जी मैंने कहा एक बार सरकार चोर है, तो मुझे सुबह आगे मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा ना पाकिस्तान की है, बंगाल की है, इंडिया की, उसका हमें नहीं पता कौन सी सरकार चोर है। तो ये एक तो ये बात है, जैसे अनवारुल हक साहब नहीं कहते कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं शतीर, अब वही शतीर अनवारुल हक साहब की अपनी दाढ़ी में भी है। असल इशू शहजाद राठौर साहब ये है कि आज़ाद कश्मीर के निज़ाम में 2-3 अफसरान, एक ज़फ़र साहब हैं फारूक कोटा वाले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी सर्विसेज भी हैं, सेक्रेटरी वर्क्स भी हैं, पता नहीं 40-50 सेक्रेटरी वो हैं, एक मसूद रहमान साहब जो कमिश्नर हैं, इसके अलावा कारखा, इनके सिस्टम के तहत जुड़े हुए को 12-13 लोग हैं। उनके अलावा आज़ाद कश्मीर की जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो अनवारुल हक साहब के खिलाफ है, वो आजिज़ आ चुकी है, वो अनवारुल हक साहब की इस कदर खिलाफ है। आपको पता है कि मुझे आज़ाद कश्मीर के सारे लोग जानते हैं, आज़ाद कश्मीर के सारे ब्यूरोक्रेट के साथ हमारा भी तल्लक है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई रीजनेबल ऑफिसर जो है, कोई एक तो ये होता है ना, बाज़ लोग होते हैं चेरी ब्लॉसम टाइप ऑफिसर होते हैं जिसके साथ आए या महार हुकूमत के साथ जुड़ गए, उनकी अलग बात है। अदरवाइज जो किरदार वाले लोग हैं, करैक्टर वाले लोग हैं, वो 99% आज़ाद कश्मीर में वो अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ भी हैं, और वो ये समझते हैं कि इस निज़ाम की तबाही में, पाकिस्तानियत की तबाही में, नजरिया ला के पाकिस्तान की तबाही में, और उसमें अनवारुल हक और उस वक्त तैनात 1-2 लोग ज़िम्मेदार थे जिन्हें वो ये समझते हैं, और वो लोगों को अनवारुल हक ने तख्ता मश्क बनाए रखा है। अब इशू ये है कि ये जो सारा निज़ाम जो है वो समझ नहीं आ रहा, कोई वो नहीं कर रहा। इशू ये है कि वो सारे के सारे अफसरान जो हैं वो अनवारुल हक के साथ नहीं हैं, वो सिस्टम में तावन करने के लिए तैयार नहीं, वो नौकरी कर रहे हैं।
अब वो उनकी जानिब से सिर्फ नौकरी करने की वजह से वो जो अफसरान का अपना होता है ना, अपने दिल से काम कर रहे होते हैं, दिल से हिफाजत कर रहे होते हैं, तो वो अपनी चीज़ें जो है अपनी रियासत को और अपना वो क्रेडिट लेने के उसमें होते हैं। अब एक वो होते थे मुश्ताक जंजुआ साहब के भाई, वो कहीं वादी नीलम शीलम में। अब यही अफसरान है, आप ये देखें कि ये 5-7 लोग हैं जिन्हें कोई था कोई नहीं था, जहाँ गोली चली नहीं चली, उन्हें मेडल्स भी दिए गए, तमगे भी दिए गए, ये किया। तो ये एक प्रिविलेज ग्रुप है अफसरान का, वो सिर्फ अनवारुल हक के साथ है, बाकी सारे लोग इनके खिलाफ हैं। और वो ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो बदतमीजी वाली बात कर रहे थे, एक कमिश्नर मीरपुर की सरबराही में ये जो इजलास हुआ, हालांकि सबसे प्राइम पोस्टिंग जो है वो कमिश्नर मीरपुर की होती है, मुझे लगता है कि ये अनवारुल हक साहब के खिलाफ ही ना बात कर रहे हो कि जी हमारी जो है वो तौहीन की जा रही है। और रियासत में जितनी तौहीन आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी की अनवारुल हक ने की है, कर्नल वकार नूर ने की है, इससे पहले रियासत में कोई मिसाल नहीं मिलती। और आप ये अल्फाज याद रखिएगा शहजाद राठौर साहब, जिस दिन ये इक़्तिदार में ना हुए दो लोग, जिस दिन ये दो लोग अनवारुल हक और कर्नल वकार नूर इक़्तिदार में ना हुए, आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी, आज़ाद कश्मीर की पुलिस, आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी इनके साथ जो सलूक करेगी वो पूरी दुनिया देखेगी। ये नहीं कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। और ये जो है निशान इबरत बन जाएंगे। अच्छा एजाज साहब, ये जो मीरपुर का वाक़या हुआ, सिर्फ मीरपुर में ही क्यों हुआ? बाकी ज़िला में भी, पलंदरी में होना चाहिए था ये वाक़या, रावलाकोट में होना चाहिए था, कोटली में होना चाहिए था, जो उन्हें अभी इतला नहीं है कि पाकिस्तान जो है जंग जीत गया है। तो ये ऐसी क्यों? वैसे बुनियादी तौर पर तो पलंदरी में होना चाहिए था, ज़ाहिर है जहाँ का ये वाक़ा हुआ है, जफराबाद में होना चाहिए था, उधर होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये भी कोई हो सकता है, हिकमत अमली होगी। और ठीक है, ये अच्छा एक जस्टिस दिया है उन्होंने मैसेज पहले मरहले में एक विंग के, एक डिवीजन के ब्यूरोक्रेटों ने और उनके साथ छोटे मुलाजमीन ने कन्वे किया है। लेकिन ना अगर रावलाकोट में होता तो रावलाकोट में अहमद सगीर साहब ने जो थप्पड़ मारा है उस बंदे को महसूस होता कि सीधा साधा इस वक्त के खिलाफ रद्द अमल आया है, एलोनिया बात हो जाती ना। मुजफ्फराबाद चूंकि चलो थोड़ा सा वहाँ से होते ही रहते हैं इस तरह के मामला। मीरपुर से एक को वैसे ही दिया गया है कि ये जो तर्ज अमल हुकूमत ने अपनाया हुआ है ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। ये आए रोज़ अपने लोगों के सामने पुलिस वालों को खड़े कर देना, डीसी को खड़े कर देना, एसपी को खड़े कर देना, डीएमजी के लोगों को खड़े कर देना, उनकी तौहीन करवाना, ये नाकाबिल कबूल। और लोगों को भी उन्होंने मैसेज दिया है कि हम अमन व अमान और दूसरे तीसरे मामलात के लिए हैं, आपकी सर्विस के लिए हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं। हमारे साथ जो तर्ज अमल आपकी तरफ से आपके कुछ लोग, सारे तबकात नहीं बाज़ लोग अपना रहे हैं, ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हुकूमत के रेट, रियासत के रेट कायम करना, ये एक मैसेज दिया गया है एक विंग की तरफ से। इसको सारे विंगों का मैसेज समझे, सबका मैसेज। आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी की तौहीन का ये आलम था कि आपको भी ये कल की बात है जब चोई तैयब साहब को एक बेगुनाह केस में गिरफ्तार किया गया और चोई इम्तियाज साहब को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद सारे अफसरान आज़ाद कश्मीर के तमाम ग्रेड 20 के अफसरान जो सेक्रेटरीज, डीजीज और जो नहीं थे, क्या कहते हैं, OSD थे या अटैच थे, उन सारों ने इज्तिमाई तौर पे 1 महीने की छुट्टी ले ली थी कि आप अपनी रियासत को अपने ज़रिए से चला लें। अच्छा आमर साहब, अब हम बात करेंगे आज का जो सबसे आज़ाद कश्मीर की के तारीखी फैसला हुआ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानब से। एजाज कठाना साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असम्बली थे पिछले इंतखाबात में भी और इस इंतखाबात में भी हल्का शर्की बाग से। उन्होंने एक रिट दायर की थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम तैनाती पर थी। इस पे हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह क्लियर कट फैसला दिया और वज़ीर आज़म को हिदायत की कि वो अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत करके पैनल भेजे। साहब वैसे आज आपके साथ मैं शरारत कर लूँ, आप हमेशा मुझे टोकते हैं, तंग करते हैं। आपने सवाल करते हुए कहा कि ये तारीखी फैसला, जरा मुझे बताएं इसमें कौन सी तारीखी फैसला नहीं हो रहा था तारीखी। अच्छा मुझे बताएं ना क्या तारीख है, कौन सी तारीख रकम हुई है? हाई कोर्ट ने आज तक वो फारूक हैदर साहब वाला जो केस है वो सुन नहीं रही और ये केस उसने सुन लिया, ये भी वज़ीर आज़म के खिलाफ था। वज़ीर आज़म के इस वजह से तारीखी है कि एक केस है जो मतलब तनवीर लियाज साहब के खिलाफ एक दिन में बल्कि 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला कर दिया हाई कोर्ट ने, और वही केस वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ है, 10 महीने से नहीं हो रहा। और ये वज़ीर आज़म के खिलाफ जब फैसला हो गया तो इसको मैं तारीखी कहूँगा। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आप वकील भी हैं, फैसले के ऊपर तबसरा अगर बंदा गलत करे या उसके खिलाफ करे तो गलत करे तो इन्हें अदालत तो नहीं है? नहीं है, जो फैसला जारी हो जाता है उस पर राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। एक तो ये बात है केस के जो होते हैं एक तो ये बात है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ वैसे वो कह रहा था जैसे एजाज साहब ने सुना है और उसके साथ सुना है, लेकिन तारीखी इसलिए करार नहीं देता। अगर तो इस फैसले को वो होल्ड करते और बुलाते
क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को, जैसे पाकिस्तान में जजेस का तरीकाकार है, वो बुलाते हैं, वो कहते हैं कि बताओ कितने दिनों में लगाएगा, हुकूमत से जवाब लेके आओ, कि 15 दिन में लगाएगा, 20 दिन में लगाएगा, महीने में लगाएगा। अगर ये फैसला नहीं हो सका, उसके बाद इन्हें चाहिए था कि फैसले में वो लिख देते कि इसे एज सुन एज पॉसिबल लगाना है। एज सुन एज पॉसिबल की क्या डेफिनेशन है, 1 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीना। इस फैसले में शहजाद राठौर साहब एक कमी ज़रूर है, जो अनवारुल हक साहब को स्पेस मिल गई है कि उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये देखें ना कि जस्टिस एजाज हों या जस्टिस सईद अकरम साहब हों, कोई भी हो, कोई साबिक जज हो, आने वाला जज हो, मुस्तकबिल का जज हो, वो ये कह सकता है कि जी आज़ाद कश्मीर में एक आइनी पोजीशन खाली है, 10 महीने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना लगाया जाए, वज़ीर आज़म का अख्तियार है ना लगाए, और इसी तरह असम्बली की मुद्दत 6 महीने आगे लेके 6 साल कर ले, 7 से। ये फैसला तो नहीं आना था ना। फैसला इस केस में यही आना था कि चीफ आना भी यही था। मैं ये कह रहा हूँ ये नेचुरली, उसमें भी तो फैसला होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ उसमें भी यही फैसला आएगा कि अनवारुल हक का फैसला गलत है। अनवारुल हक का मकसद ये ऐल नहीं है, ये फैसला आएगा, जब आएगा देख लीजिएगा। इसी वजह से नहीं आ रहा ना, तारीखी हो जाएगा। मैं तारीखी हो जाएगा आपके सवाल के। बताओ अभी ये सूरत हाल है, उसमें अब ये देखे ना कितना जुल्म है कि एक वज़ीर आज़म का केस ही नहीं सुन रहे और ना उसे जवाब वाला वो कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, हाई कोर्ट हमारी अपनी हाई कोर्ट है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक बेचारे का केस ही नहीं सुन रहे, वो वज़ीर आज़म होकर खजल खराब। लेकिन वो भी ये बात है, कभी अनवारुल हक साहब के साथ हो जाते हैं, कभी इधर होते हैं। इस केस में मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। अब ये बात है कि इसके ऊपर पता नहीं, अब उसमें लिखा होता टाइम फ्रेम, तो फिर ये बात है ना, महीने में ना लगाते हैं तो वो बेचारा जाता है तोहिन अदालत के लिए कि जी ये वज़ीर आज़म तोहिन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब इसमें मैं एक डेफिनेशंस जो है ना अदालत के फैसले में मौजूद है। हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला, उसमें फौरी से मुराद 24 आवर्स है। एक और कोई फैसला है उसमें फौरी से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें 7 डेज है। फौरी चले महीना हो गया ना जी, फौरी से मुराद आज़ाद कश्मीर में पहुँचते पहुँचते महीना हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगर अनवारुल हक साहब महीने बाद भी नहीं लगाते, दूसरी ये बात है इस फैसले में ये बातें आम दूर हो गया। उन्होंने लफ्ज़ लिखा है कि आइनी तरीके से। आइनी तरीके का ये मतलब है कि अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के वो मुशावरत करें और उसके बाद जो आइन और कानून में लिखा हुआ तरीका है, कंसल्टेशन के बाद जो है वो पैनल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भेजे। तो ये चीज़ें तो उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि आइनी तरीका, ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं ना, किसी कौमी इस्लामती के अफसर के पास उन्होंने भेज दिया और वो उसके में मत होगी तो वो करा लेगा, ये आइनी तरीका नहीं है। एक तो ये उसकी कैटेगरिकली जो है वो क्लियरेंस है, और दूसरी ये बात है कि अगर इस फैसले में, ये बहुत अच्छा फैसला है, ये फैसला होना चाहिए था, लेकिन अगर उसमें मुअज़्ज़ज़ जो है वो अदालत ये लिख देती, क्योंकि टाइम फ्रेम लिख देती, तो ये कंफ्यूजन जो है इससे वो दूर है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वकला से पूछा है तो उन्होंने कहा टाइम फ्रेम ना देने की वजह से भी ये नहीं है, लेकिन अगर कुछ दिन तक, अगर कुछ दिन तक, मैं तारीखी से मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासी सा फैसला है जिसे मैं थोड़ी सी स्पेस दी गई है। अच्छा एजाज भाई साहब, क्या आप भी समझते हैं कि ये सियासी फैसला है और इसमें अनवारुल हक को स्पेस दी गई है, कोई वाज़ेह, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जिस तरह मेरा मौक़िफ़ है, कोई वाज़ेह या तारीखी फैसला? अगर ये तौहीन अदालत नहीं, अगर ये तौहीन अदालत है फिर फैसला बिल्कुल ये सियासी या गैर सियासी फैसला जो भी हो, अदालत का इख्तियार है और बिल्कुल उसको राइट है। वो ये भी फैसला दे सकती थी कि अच्छा जी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि रूल्स नहीं अभी तक बने, तो हुकूमत को टाइम दे दे, रूल्स बनाए जी आप। मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर था। एक उनकी मेहरबानी है कि कुछ देर आई या दुरुस्त आई, उन्होंने फैसला दे दिया है कि अनवारुल हक साहब और अपने अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर आइन के मुताबिक, जो आइन में आपने लिखा हुआ उसके मुताबिक जल्द से जल्द मुशावरत करके पैनल तश्कील देकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भिजवाएं और वहाँ से मंजूरी लेकर इलेक्शन कमिश्नर लगा दिए जाए। वरना अदालत चाहती तो हुकूमत जो मौक़िफ़ था, हुकूमत को मौक़िफ़ तस्लीम कर लेती, तो ये मसला और उलझ जाता। और जिस बात का बार बार कई तबके खदशात का आधार कर रहे थे कि अनवारुल हक साहब तो इसलिए नहीं लगा रहे कि ताकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त न हो सकें, तो अब तो मैं समझता हूँ कि इतना शायद गुंजाइश उनके लिए नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। जल्द से जल्द मराद ये ठीक बात है कि 24 घंटे हो सकता हूँ, लेकिन जल्द से मराद ये भी नहीं है कि हुकूमत 2 महीने का टाइम लगा ले। ये उनको 5-10 दिन के अंदर अल्टीमेटली उनको टाइम देकर फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ तो अदालत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और जाके वो कहें जी इसमें टाइम फ्रेम के हवाले से बताया जाए कि इसमें टाइम फ्रेम दोबारा दरखास्त दे देंगे, दरखास्त दी जा सकती है, या शायद हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल किया जा सकता हो, तो इसमें शायद गुंजाइश होगी। लेकिन इस फैसले की रोशनी में अनवारुल हक जो है वो सीधे तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर में नहीं लगाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारा सब, बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बड़े मौज़ूआत पे, अहम मौज़ूआत पे बात की। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक पे इल्ज़ाम लगाया कि रावलाकोट जलसे की नाकामी
पूरी जागसाई पूरी दुनिया में हुई है, डायस्पोरा में हुई आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सियासी जमातों की जागसाई, उसके ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल्लाह को करार दिया। इसमें कितनी सदाकत है नाज़रीन, ये आपका फ़ैसला है, आप करेंगे। इसके अलावा हमने जो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही है वफाकी हुकूमत की हदायत पे, उसका भी हमने कहा कि फैसल राठौर साहब को हदायत की गई है कि वो मुज़फ़्फ़राबाद जाएँ और अवामी एक्शन कमेटी को इंगेज करें, और इन मुज़ाकरात में जो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, जैसे कि खबर हमारे पास आई है। इसके अलावा नाज़रीन, हमने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के इस फैसले की बात की, अहम फैसला था, फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने। अब हुकूमत इस पर क्या करती है, फिर पहलू तही करती है, फिर इसमें कोई सकम तलाश करती है, फिर खामोश रहती है, या और जो पिटिशनर हैं उन्हें दोबारा हाई कोर्ट में जाना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, यह आने वाले दिनों में मालूम होगा। यह था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।